बताओ भाई, कोई तो बताओ, क्योंकि आज तो 50% भी नहीं है, तो फिर तो स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा ना। अच्छा, अब आने शुरू हुए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good बच्चों। morning, sir. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग। चलो भाई बच्चों, तो कल का कुछ पूछना है वैसे? अभी तक लगता तो नहीं है पूछने वाला था कुछ। फिर हाँ बताओ, बोलो बोलो भाई बोलो। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। गुड मॉर्निंग हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। बताओ भाई बताओ, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर। चलो, आज तुम लोग बोलने का, तुम लोगों ने शायद आज आज कसम खा रखी कि आज कुछ किसी को कुछ बोलना ही नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। कल हमने काइंड्स ऑफ डैमेजेस पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें से मैंने तुम्हें दो काइंड बता दिए थे। एक काइंड जो लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, जिसका नाम था ऑर्डिनरी या जनरल डैमेज, और दूसरा मैंने कहा था कि अपने बुक के कॉर्नर पे लिख लो, जिसको हम बोलेंगे रिमोट डैमेज। और दोनों में एक किस्म की, ये वो डैमेज है, यानी जनरल डैमेज वो डैमेज है जो ऑर्डिनरी पर्सन को, मतलब ऑर्डिनरी पर्सन कैलकुलेट कर सकता है, और जबकि रिमोट डैमेज वो होते हैं जिनको ऑर्डिनरी पर्सन कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, इतना या तो याद होगा सब बच्चों को। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अब एक वर्ड पे फिर आओ, जो मैंने कल लाइन पढ़ते पढ़ते मैंने कहा था कि बस इस लाइन तक पढ़ना, और मैंने हेक्स जो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस भी छोड़ा था। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। Yes, sir. देखो ये जो लाइन है ना, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, और दूसरा विच द पार्टी नो, दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है या कुछ डिफरेंस लग रहा है? अगर इसका मीनिंग निकाले तो नहीं, कोई नहीं जवाब देगा। चलो मैं बता रहा हूँ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली जो बात है, ऑर्डिनरी कोर्स में जो लॉसेस होते हैं, जिसको हर कोई, यानी दुनिया का हर इंसान जो है, जिसको गेस कर सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी है भाई, सीधी सी बात है। 500 का प्रोडक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरी जगह, तो सबको पता है कि भाई पैसे हो सकता है 10 20 50 100 रुपए बढ़ा करके मिलेगा। तो इट इज वेरी कॉमन, और ये किसी के को पता हो या ना पता हो, स्टिल इट कैन बी गेस्ड। ठीक है। दूसरी जो बात है, वो कहता है कि व्हेन द विच द पार्टी न्यू, जिसके बारे में पार्टी को पता था। तो ये एक नई चीज आ जाती है। ये कहती है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि मिस्टर ये XYZ, this is the particular situation, and if you do not perform the part of your the part of the contract, then in case if that loss arise, you will be responsible for that. अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि पुराना एग्जांपल मैंने, मतलब हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास में भी मिल जाए, क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है। कोई कार टैक्सी में यूज हो रही है या पर्सनल यूज में है,
हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट कार? कोई एक बताए। सर नंबर प्लेट क्या रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि कोई कार जो है वो कार टैक्सी पर्पस से यूज हो रही है या पर्सनल पर्पस में यूज हो रही है, इस बात को आप कैसे पहचानोगे? सर जो टैक्सी होती है उसकी नंबर प्लेट येलो होती है जिससे आइडेंटिफाई होता है कि बहुत वो बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक बोला कि टैक्सी पर्पस से जो गाड़ी होती है उसकी नंबर प्लेट जो होती है वो येलो कलर की होती है, और बाकी पर्सनल व्हीकल जो होता है उसकी जो नंबर प्लेट होती है व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, अब ये बताओ, बाकी सारे बच्चों का भी ये डिफरेंस समझ में आ गया है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर, यानी कि टैक्सी ड्राइवर कैसे पता चलेगा कि वो अपनी गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट येलो है वो किसी मैकेनिक के पास रिपेयरिंग के लिए जाता है, तो रिपेयर करने वाला यानी कि जो मैकेनिक है क्या वो इसको गेस कर सकता है कि नहीं कि भाई ये गाड़ी रिपेयरिंग में टाइम लगाएगी तो इसको नुकसान होगा? यस सर। लेकिन कितना नुकसान होगा, क्या ये गैस कर सकता है? नो सर। नो सर। ठीक है, बस एक जनरल गैस है कि हाँ भाई इसको नुकसान होगा, और कौन सा, वो भी सबको इतना बड़ा वो है कि भाई देखो ये गाड़ी चलाता है इसको नुकसान होगा, और दूसरी सबसे मेन जो बात है जो सबके दिमाग में कॉमन क्या होती है कि आज जो गाड़ी के पार्ट्स 500 रुपए का है कल को हो सकता है 700 का हो जाए, ये सबको पता है। लेकिन कल उसको पैसेंजर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात का आप केवल एक आइडिया मतलब ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब श्योर नहीं हो कि भाई इसको कल की बुकिंग मिलेगी भी नहीं मिलेगी, ये चीज के लिए आप श्योर नहीं हो। लेकिन इस बात के लिए जरूर श्योर हो कि अगर ये गाड़ी को रिपेयर करने में 2 दिन 4 दिन लगेंगे, तो जितने दिन ज्यादा लगेंगे उतने दिन अगर उस बीच में पार्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन दैट केस उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं जो बताने की रीजन क्या है कि यहाँ पर जब मैकेनिक के पास कार रिपेयर कराने वाला जा करके मैकेनिक से बोलता है कि भैया कितने दिन में गाड़ी ठीक कर दोगे, उसने कहा 2 दिन 3 दिन जो भी बोला, मैं गाड़ी का ओनर कहता है कि भाई साहब आप एक कंफर्म डेट बता दो, आप 2 दिन नहीं 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 6 दिन ले लो, बट मुझे एग्जैक्ट डेट बता दो, इस डेट पर मुझे गाड़ी रिपेयर चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया ना कि अभी बुकिंग की कोई इंफॉर्मेशन उसको आइडिया नहीं, हम गेस नहीं कर सकते कि मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, कुछ भी हम केवल एक खाली बातें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैकेनिक जो है उसको गाड़ी का ओनर स्पेसिफाई कर रहा है कि मिस्टर मैकेनिक आप इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आपको डेट लेनी है, बट एग्जैक्ट डेट बता दो मेरे को, क्योंकि जो डेट आप बताओगे उस डेट के नेक्स्ट डे की मैं बुकिंग ले लूंगा। और ध्यान रखना, अगर मैंने बुकिंग ले ली तो नुकसान अगर ये होगा, क्योंकि अगर आपने रिपेयर करके नहीं दी टाइम पे तो उस नुकसान के लिए आप जिम्मेदार हो गए। बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंट सिचुएशन। मैं यस फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने टैक्सी ड्राइवर से कॉन्ट्रैक्ट किया या मान लो मैकेनिक ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपकी गाड़ी 500 रुपए में रिपेयर कर दूंगा, लेकिन मैं उसने गाड़ी जल्दबाजी में किसी दूसरे मैकेनिक से कराना पड़ा, तो हम उस मैकेनिक ने हमसे 700 रुपी रिकवर किए, तो ये कैसा लॉस है? बताओ भाई। सर आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। मैंने क्वेश्चन कहा
क्या कि अगर कार की रिपेयरिंग के लिए हमने एक मैकेनिक से बात की, उसने कहा 500 रुपए में कार रिपेयर कर दूंगा, बट लास्ट मोमेंट पे मना कर देता है और हमें मजबूरन किसी दूसरे से उस समय करानी पड़ती है कार रिपेयरिंग, और वो हमसे 700 रुपी चार्ज करता है। सर नेचुरल लॉस है। ऑर्डिनरी हाँ, जो सर आवाज नहीं आ रही। आपकी सर वॉइस आवाज क्लियर हो गए हमारे पैसेंजर। चलो एक मिनट में और कॉर्नर में आ जाता हूँ। मुझे हाँ, अब बताना। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारी गाड़ी को 500 की बजाय 700 रुपए में रिपेयर किया, 200 का तो हो गया हमारे को ऑर्डिनरी लॉस। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारी वो गाड़ी टैक्सी वाली गाड़ी थी और मैकेनिक ने रिपेयर करके नहीं दी, दूसरी जगह रिपेयर करानी पड़ी, जिस चक्कर में हमारे 2-3 घंटे खराब हो गए और हमारे हाथ से पैसेंजर निकल गया। हमारे को 500-700 रुपए की अर्निंग होती, वो उस अर्निंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? सर कोई भी नहीं, इनडायरेक्ट लॉस है। इनडायरेक्ट लॉस है, लेकिन अब मैंने तो यही बताया, ये इनडायरेक्ट जो मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट का जिक्र क्यों किया, मैंने इसीलिए बताने जिक्र किया क्योंकि नंबर प्लेट से जो मैकेनिक है वो इस बात का एक एक गेस तो कर सकता है, एक मतलब एक कहते ना, एक उसके दिमाग में एक माइनर सा एक आइडिया जरूर जनरेट होगा कि भाई सामने वाले को नुकसान होगा, क्योंकि ये टैक्सी में चलाता है, पर डे इसकी अर्निंग इसकी गाड़ी पर ही डिपेंड करती है। लेकिन रिमोट में और इसमें अंतर ये इनडायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में तो हमें पता ही नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा किसी बच्चे का एग्जाम में पेन खराब हो जाता है और उसके बाद उसके दादाजी की डेथ हो जाती है, जो वो मैंने बताया। ये दूसरा मैंने बताया कि एक बच्चे पर्सन की शादी टूट जाती है और उसका किडनी गायब हो जाती है। कहीं से कहीं के कनेक्शन है, नहीं है ना? नो सर। लेकिन इसमें इसमें कनेक्शन है क्योंकि मैकेनिक ने नंबर प्लेट देखी होगी 100%, और क्योंकि सबसे पहली बात होती है टूल्स निकालने के लिए पीछे का मतलब वो जो डिक्की बोलते हैं वो खोली जाती है, तो और फिर आगे पीछे कहीं ना कहीं उसके नंबर प्लेट पे नजर पड़ेगी। तो ये इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये फिर भी गैस मतलब जो है ये क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो है ये वो लॉस है जिसके बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है, लेकिन एक जनरल जो गैस होता है उससे ये डिफरेंट है। जनरल गैस तो सबको पता है कि भाई मैकेनिक ने रिपेयर करने में गड़बड़ करेगा तो दूसरी जगह तक हमें इमरजेंसी में रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, तो 150 रुपए चार्ज होंगे, ये सबको पता है, चाहे हमारी पर्सनल गाड़ी हो चाहे टैक्सी वाली। लेकिन जैसे ही टैक्सी वाली गाड़ी आ जाती है तो थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाती है और मैकेनिक से हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो जल्दी ठीक कर देगा, और मैकेनिक भी ये एक तरीके से एक आइडिया लगा सकता है कि भाई इस गाड़ी में गड़बड़ होगी तो नुकसान होगा। तो ये रिमोट नहीं है, क्योंकि रिमोट का मतलब विच कांट बी कैलकुलेटेड, विच कांट बी प्रिडिक्टेड। बट यहाँ पर क्या है कि यू कैन मेक सम प्रिडिक्शन दैट कि ऐसा हो सकता है। स्टिल दिस काइंड ऑफ लॉस कैन नॉट बी क्लेम्ड। आप तो जनरल लॉस क्लेम कर सकते हो, केवल और केवल जनरल लॉस। जनरल लॉस या एक्चुअल लॉस या जो डैमेज वर्ड हमने पढ़ा, और वो भी कौन सा, कि सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जब ब्रीच होने के बाद एक्चुअल प्राइस में जो डिफरेंस हुआ, दैट कैन बी क्लेम्ड। सबको पता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर जो दूसरी जगह होगा तो उसमें प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो तो बड़े आराम से क्लेम होगा ही। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मैकेनिक ने रिपेयर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, हमने दूसरी जगह रिपेयरिंग कराई, 200 रुपी एडिशनल चार्ज हुए, ये सब कोई गैस कर सकता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डैमेज, इट कैन बी क्लेम्ड। लेकिन जो दूसरा हिस्सा बताया कि उस दिन की उसकी बुकिंग डिस्टर्ब हो गई, 2-3 पैसेंजर उसके हाथ से निकल गए, इसका क्लेम वो मैकेनिक से नहीं कर सकता, क्योंकि मैकेनिक ने
मतलब जनरली लिया होगा नंबर प्लेट लेकर के। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी सिचुएशन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन हम ये करते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने मैकेनिक से बोल दिया कि भाई 2 दिन 3 दिन 4 घंटे 5 घंटे जो भी आप एग्जैक्ट बताओ, क्योंकि उसके बाद की हम मतलब जो है बुकिंग लेंगे, और वो बुकिंग अगर गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी मिस्टर मैकेनिक। इसलिए आप इत्मीनान से बताओ कितनी देर में ठीक करोगे, और अगर आपने ठीक नहीं की तो फिर उस सब की उससे जो मेरा ये क्या कहते हैं पैसेंजर वाला लॉस होगा वो मैं आपसे ही क्लेम करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा जो लाइन आ गई ना, ये जो थी कि सच ऑफ विच द पार्टीज नो, विच द पार्टी नो, यानी इसका मतलब यहाँ पे पार्टी की नॉलेज में एक स्पेशल सिचुएशन बता दी गई। व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही बता दिया कि टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, कि आपके इस ब्रीच से देखो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा पैसेंजर मर जाए, अगर मेरा पैसेंजर मर गया तो तुम जिम्मेदार होगे। अब बात समझ में आई बच्चों? ऑर्डिनरी में और स्पेशल, इसे बोलते हैं स्पेशल डैमेज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्यों लिखा? तो ऑर्डिनरी में और स्पेशल में हाँ क्या डिफरेंस सर निकल के आया? हेलो सर, ऑर्डिनरी में और स्पेशल में क्या निकल, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में क्या डिफरेंस निकल के आया? सर ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम किए जा सकते हैं, स्पेशल क्लेम नहीं किए जा सकते। स्पेशल अगर दोनों पार्टीज को पता हो और उसने उनको मेंशन किया हो तो क्लेम किया जा सकता है। मतलब मोटी सी बात यह है कि ऑर्डिनरी डैमेज कैन बी क्लेम्ड एट एनी टाइम, ठीक है, आइदर पार्टी वाज अवेयर और नॉट, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल डैमेजेस, then it can be claimed only when it was already communicated, when it was already informed to the party, to the other party, otherwise you can't claim, ठीक है। अब 3 डैमेज हो गए, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑर्डिनरी डैमेज या एक्चुअल डैमेज, ये वो डैमेज है जिसको क्लेम कब मतलब कर सकते हो आराम से, किसी को पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सबको मिलेगा। स्पेशल डैमेज पार्टी तभी क्लेम कर सकती है जब उस स्पेशल सिचुएशन के बारे में दूसरी पार्टी को उसने बता दिया था, नहीं बताया था तो नहीं क्लेम कर सकते। और तीसरा था रिमोट डैमेज, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो बहुत ही मतलब जो इनडायरेक्ट था, जिसकी वजह से हम उसको कभी भी क्लेम कर ही नहीं सकते। क्या लिखा है ये? My net isn't working. अच्छा, I will take recording। तो ठीक है भाई, लिख करके अभी से मिटा और दो भाई। हाँ जी बच्चों, तो अब देखो ये सर हेडले वर्सेस, हाँ बोलो। सर डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजंस ऑफ द ब्रीच और स्पेशल डैमेज सेम सेंस में बात हुई। हाँ, अब मैं देखो यहीं पे तुम्हें पहले केस से समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, और फिर मैं भी पूरी लाइनें पढ़ दे रहा हूँ। देखो हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल का केस जो है, इसमें जो है एक मशीन का पार्ट जो लिखा था देखो, जो क्रैंक शाफ्ट ऑफ पीस फ्लोर मिल हेड ब्रोकन, यानी कि फ्लोर मिल का क्रैंक शाफ्ट यानी मशीन का एक पार्ट है वो टूट गया। ही गिव्स इट टू दी अ कॉमन कैरियर, उसने एक कॉमन कैरियर को दिया, हु प्रॉमिस टू डिलीवर इट टू दी फाउंड्री इन 2 days, की वो 2 दिन तक वहां पर जहां पर इसको रिपेयरिंग के लिए भेजना है वहां तक पहुंचा देगा, वेयर द न्यू शाफ्ट वाज टू बी मेड, यानी जहां पर नई शाफ्ट बन करके उसे मिल जाएगी। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग, काम रुक गया क्योंकि क्रैंक शाफ्ट डैमेज हो चुकी है। डी डिलेड द डिलीवरी, यानी कैरियर ने यानी जो ट्रांसपोर्टर था उसने डिलीवरी में डिले कर दिया, ठीक है। सो द मिल रिमेन्ड आइडल फॉर अनदर 5 days, उसने 2 दिन का प्रॉमिस किया था, मिल वालों ने सोचा होगा कि 2 दिन में हमारे को बन के मिल जाएगी नई क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। लेकिन इस कैरियर ने, इस ट्रांसपोर्टर ने 5 दिन काम नहीं किया, जिसकी वजह से 7 दिन बाद यानी कि he received the repaired crankshaft 7 days later
than he would have otherwise received. यानी 7 दिन बाद मिली, यानी पहले वो सोच रहा था 2 दिन बाद, लेकिन अब यहाँ पे 7 दिन में मिली. Consequently, P sued D for damage not only for the delay in the delivering the broken part, यानी डिले से जो उसको नुकसान हुआ उसको तो उसने क्लेम किया, लेकिन साथ ही साथ उसने उन 5 दिनों में क्रैंक शाफ्ट लग करके उसकी फ्लोर मिल चलने से जो फ्लोर प्रोड्यूस होता, फिर वो उसको सेल करके जो प्रॉफिट एक्वायर करता, उस प्रॉफिट को भी उसने क्लेम किया. ठीक है. The court held that P was entitled only to ordinary damage and D was not liable for the loss of profits because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result in loss of profit. मुझे लगता है आ गई होगी समझ में. हाँ जी. हेलो. Yes, sir. ठीक है ना, बहुत बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. बस वही है कि आपने जो आपका वुड भी प्रॉफिट होता, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से जो नुकसान हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डैमेज. लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से आपको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से आपको एक प्रॉफिट मिलता, लेकिन वो ब्रीच होने से वो प्रॉफिट भी नहीं मिल पाया, तो प्रॉफिट एक अलग चीज है. और वो अलग चीज के लिए आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपने बता दिया होता. अगर यहीं पर उसने कैरियर को बता दिया होता कि मिस्टर कैरियर देखो, जितने दिन मिल बंद होगी उतने दिन का मेरा प्रॉफिट नुकसान जाएगा और उसके लिए फिर तुम जिम्मेदार होगे, इसलिए 2 दिन आप कह रहे हो, ठीक है मैं 2 दिन लोगों से व्हीट मैं नहीं लूंगा, मैं किसी का मतलब मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, तो इसलिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप बता दो, उसके हिसाब से मैं आगे काम बढ़ाऊंगा. लेकिन यहाँ पर कैरियर ने 2 दिन बोला और 2 दिन के बाद वो लेके आ रहा है 7 दिन में, तो यहाँ पर 5 डेज में जो नुकसान होगा एक जनरल नुकसान कि भाई ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया या उसको क्या कहते हैं एक मतलब जो है कोई पार्ट्स की प्राइस बढ़ गई, रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ गई, दैट कैन बी क्लेम. लेकिन पार्ट्स टाइम से मिल जाता, उसकी फ्लोर मिल चलती, फिर उसको प्रॉफिट होता, ये सब जानते तो हैं. इट इज नॉट इनडायरेक्ट, still it can't be claimed because it is a special situation and you can claim it only when it was already communicated. ठीक है अभी बच्चों, एक एग्जांपल भी दे रखा है, उसको भी पढ़ लो. ये एग्जांपल है, A agrees to sell to B bags of rice of 5,000 per bag, delivery to be given after 2 months. 2 महीने बाद देनी है. On the date of delivery the price of rice goes up to 5,500 per bag. A refused to deliver the bag to B. B can claim 500 रुपए as ordinary damage. भाई हमने तो आपसे 5,000 रुपए में तय किया था, 2 महीने बाद दोगे, अब 2 महीने बाद 5,500 बढ़ गए, तो कैसे नहीं दोगे. और अगर आपने फिर नहीं दिया तो हम किसी और से लेंगे 5,500 का, तो 500 रुपए का जो हमारा लॉस हुआ है वो आप पे करोगे. ठीक है, तो बी कैन क्लेम, यानी ए ने एग्री किया था 5,000 रुपए में, तो ठीक है भाई आज आप पहले तय कर लेते कि भाई 2 महीने बाद जो होगा, जब डिलीवरी के टाइम पे जो प्राइस होगी हम उसको उस पे सेटल करेंगे, तो शायद वो रूल चल जाता. लेकिन आपने कह दिया कि ठीक है 5,000 रुपए का पर बैग राइस का, ठीक है डन, आप 2 महीने बाद आपको मिल जाएगा. तो आज के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्राइस सेटल होती, लेकिन 500 रुपए का जो डिफरेंस आया उसके लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल है, ना कि बायर, क्योंकि तय हो चुका था पहले ही. ठीक है, इसलिए तुमने देखा होगा गोल्ड के मार्केट में यही बात का ध्यान रखा जाता है कि आज जो प्राइस है कल को प्राइस चेंज हो सकती है, इसलिए वो बहुत केयरफुली डिसाइड करते हैं कि भाई आज या तो आज के रेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करो या जिस दिन डिलीवरी होगी उसके हिसाब से. तो जो भी पार्टी कॉमन कंसेंसस से एग्री करती है वो फाइनल हो जाता है. ठीक है बच्चों, हो जाएगा. यानी अब हो गए हमारे पास 3 डैमेज हो गए. रिमोट डैमेज दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड बिकॉज इट इज टू इनडायरेक्ट. ठीक है. स्पेशल डैमेज इट कैन बी क्लेम्ड नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट, not as a matter of right. You can claim it only when you have already informed about the special situation to the other party. And ordinary damage it can be claimed because it is a part of general damage and anytime you can claim.
नाउ कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज नॉमिनल। अब यहाँ पे एक तुम्हारा जो क्वेश्चन था उस पे आ जाते हैं। मान लो 5,000 रुपए का जो चावल का बैग था 2 महीने बाद डिलीवर होना था, और सेलर ने देने से मना कर दिया, लेकिन हमें तो 4,500 रुपए में बैग मिल गया, हमारे को तो फायदा हो गया। ठीक है हाँ जी, यस सर। हो गया। यस ठीक है, अब हम क्या करें फिर? पैसे नहीं मांगेंगे सर। तो अभी हम क्या करें? तो यस, हम अभी भी क्लेम कर सकते हैं, हम अभी भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि देखो लिखा क्या है, फोर्थ पॉइंट पे आओ। Nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage। यानी कि भाई ठीक है, मुझे 4.5 में मिल गया, मेरी किस्मत थी, मेरे 500 बच गए, लेकिन मेरे को नुकसान तो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी मेरे को ब्रीच तो किया आपने कॉन्ट्रैक्ट को। आपने मुझे 5,000 का बैग था, मैं तो 5 आपसे लेता ना, मेरी तो आपसे बात हो गई थी, लेकिन आपने मुझे लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, मुझे मजबूरन दूसरा सेलर ढूंढना पड़ा, और जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई, तो उसके लिए तो मतलब आप रेस्पॉन्सिबल हो। तो देखो क्या लिखा है कि he has not in fact suffered any real damage। संयम या प्रीत किसने पूछा था कि सर अगर कम में मिल जाएगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर ये है जो मैंने उस दिन बोला था कि अभी रुक जाओ मैं बताऊंगा। तो ये है कि नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज, उससे वास्तव में कोई नुकसान नहीं हो। 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 5,000 में मिल गया, 4,500 में मिल गया, 4,700 रुपए में मिल गया। ठीक है, तो ऐसे केस में भी यू कैन गो टू द कोर्ट बिकॉज the other party has broken the contract, and if the contract was broken then the person is responsible for breach of contract, and if there is a breach of contract you can claim damage, you can claim damage। well, it doesn't matter whether you suffered a loss or not, that doesn't matter। और यहाँ पे लिखा है it is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract। यानी you can claim just to make the person realize कि Mr. X या Mr. Y you have broken the contract and you have done a wrong, आपने गलती की है, you have broken the contract, and ये एक मेरा राइट है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाकर के आपसे डैमेज क्लेम कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में मुझे कितना नुकसान हुआ। और देखो लिखा क्या है कि जो है डिक्री फॉर द द अमाउंट मे बी अ रुपी और इवन 10 पैसे। ये क्या होता है, एक सिंबॉलिक होता है, इसीलिए इसका नाम दिया नॉमिनल। यानी कल को उसे रियलाइज जरूर होगा कि यार मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो मुझे कोर्ट कचहरी जाना पड़ गया, कोर्ट ने चाहे 1 रुपए का ही पनिशमेंट लगाया, ठीक है ना, लेकिन लगाया तो यानी आपके ऊपर एक लायबिलिटी तो फिक्स हुई ना। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. एक बार जरा मैं स्पेशल डैमेज की लैंग्वेज भी पढ़ दूं, क्योंकि मैंने बता तो दिया अपने तरीके से, लेकिन देखो इसमें लिखा हुआ कि वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो मैंने बता दिया कि मिस्टर कैरियर ये आप क्रैंक शाफ्ट लेके जा रहे हो और आपको हम बता रहे हैं कि हमारी क्रैंक शाफ्ट से मशीन रुकी पड़ी हुई है, और जिसकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, आप इसे 2 दिन 3 दिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी ले आओ आवाज नहीं तो आ रही। ही विल इज अराइजिंग नेचुरली, इस केस में नेचुरल डैमेज। अच्छा चलो अब बताओ। सर अब आ रही है। अब आ आ रही गई? है। तो बस तो ठीक है ना, तो हमने स्पेशली इंफॉर्मेशन दे दी कि मशीन खराब होने से रिपेयर होने में जो टाइम लगेगा आप बता दो, नहीं तो अगर एक्स्ट्रा टाइम आपकी लापरवाही से लगेगा देन यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो अगर उसके बाद भी उसने लापरवाही की तो ही विल बी लायबल नॉट ओनली फॉर डैमेज अराइजिंग नेचुरली, ना केवल उसे नेचुरल डैमेज देना पड़ेगा बट ऑल्सो द
ऑल्सो फॉर स्पेशल डैमेज, यानी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई थी उससे जो नुकसान हुआ, उस इंफॉर्मेशन से बेस्ड जो नुकसान था वो भी क्लेम हो जाएगा। देखो यहीं पे दे रखा है, उसी एग्जाम्पल को इन्होंने कर दिया, रिपीट कर दिया कि ए ने मशीन डिलीवर की एक कॉमन कैरियर को कि वो कन्वे करे एज मिल विदाउट डिले, बिना डिले के। ए ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट ही विल दैट हिज मिल वाज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ मशीन। उसने बता दिया कि मिल रुकी पड़ी है, बी अनरीजनेबल डिले द मशीन बट इन कंसिक्वेंस ए lost a profitable contract with the government, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से profitable contract उसका मिस हो गया। In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running of the mill। अगर ये मिल चलती रहती तो उसे मिल जाता है during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to loss of government contract। ठीक है ना, यानी कि देखो क्लियर हो गया कि as A's contract with the government was not brought to the notice of B। क्लियर हो गया ना कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाला गड़बड़ यहाँ पर हो गया कि अगर वो इतनी लाइन ऐड कर देता, ए आल्सो इन्फॉर्म बी दैट हिज मिल वाज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन एंड, ठीक है, and he is going to take a government contract, yeah, he has availed a government contract, and in case the machine is repaired, delayed, its repairing is delayed, then I will lose the profit and you will be responsible। इतनी बात जरूर कहनी है, और यहाँ पे यही गड़बड़ होगी कि वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉफिट क्लेम कर सकता था, लेकिन बस उसने ये बात पूरी नहीं बताई, यही पे गड़बड़ हो गई। मैं फिर समझ में आ गई ना बच्चों? तो क्या लिखा है यहाँ से मैं बता दे रहा, हाँ, इन दिस केस A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit, यानी कि जो रूटीन में उसकी मशीन रिपेयर होने से, टाइम से रिपेयर होने पे जो उसका नुकसान ना होता, वो एक एवरेज, जो एक एवरेज वर्किंग जो होती है, या मशीन के पार्ट की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, वो सब क्लेम हो सकता है, बट ही कैन नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन ड्यू टू लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो बस बहुत ध्यान यही रखना है कि आप जनरल डैमेज क्लेम कर सकते हो, ऑर्डिनरी डैमेज नहीं, सॉरी स्पेशल डैमेज नहीं। स्पेशल डैमेज तभी आप क्लेम कर पाओगे जब आप पहले से ही बता दोगे। ठीक है, तो क्योंकि अब जो अगला नेक्स्ट है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी, ये डैमेज, ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब समय इतना नहीं है, ठीक है, और हम इसको मंडे को ही करेंगे। अब आप आज 4 डैमेज पढ़ लो। ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो भी लॉस होते हैं दैट कैन बी क्लेम। स्पेशल सिचुएशन अगर आपने पहले से बता दी तो आप स्पेशल डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। नॉमिनल डैमेज, जहां पर आपको वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ, स्टिल यू कैन क्लेम क्योंकि इट इज योर राइट। और रिमोट डैमेज यू कैन नॉट क्लेम। ठीक है, फिर हम विंडिक्टिव और जो बचे हुए हैं हम इसको नेक्स्ट डे ही पूरा करेंगे। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।